मैं सोच रही थी जिंदगी मुझे एक नई राह दिखा रही है, लेकिन एक अनचाहे मोड़ ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे पास अब यू टर्न लेने की भी चॉइस नहीं थी। जिंदगी बचपन से यही करती आई है मेरे साथ, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। आज स्कूल के कपड़ों में ही आ गई काम पे। स्कूल भी जाती है क्या? नहीं मैडम, मम्मी ने स्कूल 1 साल पहले ही छुड़वा दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे ना फीस भरने के, तो जब भी स्कूल की याद आती है ये पहन लेती हूँ। कितना पढ़ी है तू? 10वीं पास की है, लेकिन हमेशा ही मेड का काम नहीं करूँगी। कोई अच्छी नौकरी मिल गई ना तो छोड़ दूँगी, पहले बता रही हूँ। अरे कौन है? सर, क्या है? हेलो सर, हमारी कंपनी जेमिनाई मार्केटिंग ने ये नया फ्लास्क लॉन्च किया है। सिर्फ 600 रुपये का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नहीं चाहिए, ये तुम्हारा नाटक होता है। सर, मैं आपको 1000 में 2 दे दूंगी। सर, सुबह से एक भी नहीं बिका है, ले लीजिए ना, बहुत ही अच्छे मटेरियल का है। ये देखिए। अच्छा है, सब खरीद लेंगे हम तुम्हारा। आओ सब ले लेंगे। अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है इंसान को। मैं भी सहती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। माँ, अभी तो आप बुखार से उठी हैं ना, और फिर काम पर जा रही हैं। माँ, कब तक दूसरे घर के बर्तन धोती रहोगी? अब हमें काम मिल गया है ना, हम देख लेंगे। अरे बेटा, तेरे कमाने से घर तो चल जाएगा, लेकिन कल को तेरी शादी करनी है, उसके लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा, समझी? शादी 2 इंसानों का मिलन, लेकिन अब शादी घर गृहस्थी का सुनते ही मन कांप उठता है। काश मैं कभी शादी ही ना करती। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में हम अक्सर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जो हमें अगले बड़े मकाम पर लेकर जाएं। ये कहानी श्यामा की है, जो छोटी सी उम्र से अपने बुरे हालातों को बदलने के लिए जूझ रही थी। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्यामा के साथ हुआ क्या था? वो क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को कोस रही थी? संभल के आओ। आओ। ये है मेरा छोटा सा घर, मेरा मतलब है हमारा घर। निमी, यहां आओ बेटा। श्यामा, ये है हमारी बेटी निमी। हेलो निमी बेटा। ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी माँ। निमी, बिहेव योरसेल्फ। अगर ये औरत इस घर में रही ना तो मैं चली जाऊंगी। निमी, मेरी बात सुनो, देखो समझने की कोशिश करो। अब से ये तुम्हारी नहीं पापा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो इस औरत को इस घर से बाहर निकाल। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो कितना प्यारा है, और ये पिक्चर्स कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये क्या, तुम मिस इंडिया बनना चाहती हो? तुम्हें उससे क्या? मुझसे रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश भी मत करना, वरना देख लेना। अरे हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, और इस दोस्ती की शुरुआत मैं इस तोहफे से करना चाहती हूँ। दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ।
मनीष, पूरी रात कहाँ था तू? हाँ बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू शराब पी कर आया है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा तू? देख बेटा, पुरानी बातें भूल जा, नए से अपनी जिंदगी शुरू कर। मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी, अब तेरी शादी ना। माँ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मनीष, 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 खोल दरवाजा, उतारिए अपना भूत, कोई बीवी नहीं है तेरे, सुन रहा है तू? मनीष! तेरी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। कहाँ थे पूरी रात से तुम? मालूम है तुम्हें, पूरी रात से जगी हुई हूँ मैं। सुन रहा है तू? मनीष! जैन सर, पीछे करो इन्हें, पीछे रखो। सर एक भिखारी ने इस बैग के बारे में बताया। बॉडी को बाहर निकालो। कौन है? वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला था ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए। हेलो, सतनाम एंटरप्राइजेस। रॉन्ग नंबर। हेलो, नाम क्या है आपका? आप कौन? अभी आपने ही तो कॉल किया था। देखो, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया तो। रॉन्ग नंबर तो आपने ही किया था ना। इसके बदले में आपको एक हैंडसम और डैशिंग लड़की के साथ दोस्ती करने का मौका मिल रहा है। मेरे पास एकदम फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो दोबारा कॉल मत करना मुझे। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, रेप के कोई साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी और इसकी नसबंदी भी कराई गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस लड़की ने कभी बच्चा भी पैदा नहीं किया है। डॉक्टर एज क्या रही है अभी? तकरीबन 20 से 25 साल। तो इतनी कम उम्र में नसबंदी? हाँ तिवारी बोलो। सर, जिस लड़की की लाश हमें सूटकेस में मिली, प्रताप नगर के कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसका नाम श्यामा है और वो प्रताप नगर में ही रहती थी। तो वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद सर। सर यही श्यामा का घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घर बंद है। हाँ साहब, श्यामा अपने पति रितेश और बेटी निम्मी के साथ यहीं रहती थी। श्यामा की बेटी? लेकिन हमें तो पता चला कि श्यामा की डिलीवरी नहीं हुई थी कभी। दरअसल निम्मी रितेश की पहली बीवी की बेटी है। तो श्यामा से रितेश ने दूसरी शादी की थी? हाँ साहब, दूसरी शादी। ये रितेश और उसकी बेटी कहाँ अभी? ये तो नहीं मालूम सर। आपने श्यामा को आखिरी बार कब देखा था? करीब 3 दिन पहले, जब निम्मी स्कूल जा रही थी। अच्छा, आपके पास रितेश का कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, है ना। इंस्पेक्टर, श्यामा और मेरी बेटी निमी को मैं 1 हफ्ते पहले सही सलामत यहाँ पर छोड़ के गया था। अगर श्यामा का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर, तो मेरी बेटी निमी कहाँ है? आपकी बेटी गायब है? यस। तो 1 हफ्ता पहले आप कहाँ गए थे? मैं काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो इस दौरान आपकी बीवी से या बेटी से फ़ोन पर भी बात नहीं? बात हुई थी, 4 दिन पहले ही श्यामा से बात हुई थी मेरी। आपकी बीवी से बात क्या हुई थी? ये फालतू की बात आप बंद कीजिए। और हम फालतू सवाल नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर जॉब। पुलिस होने का रौब मत दिखाइए ऑफिसर। आई एम अ रेप्यूटेड लॉयर ऑफ दिस सिटी। मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपके पास आपकी बेटी निम्मी की तस्वीर है? ऑफ कोर्स। स्मिता, क्राइम सीन को दोबारा स्कैन करो। हो सकता है निम्मी की लाश भी वहीं कहीं है और हमारी उस पर नजर न पड़ी। यस सर। क्या लगता है आपको,
किसने किया होगा ये सब? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, हमें पता चला है कि आपकी बीवी श्यामा की नसबंदी हुई थी, आपने करवाई थी। क्या? आपको इस बारे में पता ही नहीं है? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। आपकी और श्यामा की शादी कब हुई? करीब 6 महीने पहले। श्यामा की फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं था उसकी फैमिली में, अकेली थी, वो अनाथ थी। तो आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? वो मेरी एम्प्लॉय थी। मेरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी। बस वो इंटरव्यू के लिए आई थी और तभी हम पहली बार मिले थे। सर, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे मेरी बेटी निम्मी के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने श्यामा से शादी की थी। पर हमें तो आपके पड़ोसियों से पता चला है कि निम्मी मतलब आपकी बेटी और श्यामा की कभी बनती नहीं थी। दिस इज ऑल रबिश। शुरू में ऐसा था इंस्पेक्टर, लेकिन निम्मी ने श्यामा को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैम, उस तरफ मुझे पाउच मिला। सर, ये सब हमें क्राइम सीन से थोड़ी दूरी मिला। कहना मुश्किल है कि इस सबका इस केस से कोई कनेक्शन हो। फिर भी पता लगाओ ये सब लड़के कौन है। और इस कागज़ पे ब्रेल लिपि में कुछ लिखा हुआ है, शायद किसी ने कोई मैसेज लिखा। एक्सपर्ट को दिखाओ, पता लगाओ इसमें क्या लिखा। यस सर। और हमें इस बात पे फोकस करना है कि रितेश की बेटी निम्मी क्यों गायब, क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ। तो क्या उसके गायब होने का श्यामा के कत्ल से कोई ताल्लुक है? और ये रितेश, इसे अपनी बीवी के मरने का इतना गम नहीं है जितना बेटी के खोने का। ये बंदा पक्का को छुपा रहा है। सर, उसने कहा था कि श्यामा अनाथ थी। शायद श्यामा का कोई ऐसा अतीत हो जिसके बारे में श्यामा ने रितेश को ना बताया हो। हेलो। क्या बात है, मेरे एक मैसेज करते ही कॉल बैक कर दिया। लगता है मुझे मेरे पैसे इजीली मिल जाएंगे। रत्ती भर की औकात नहीं है तेरी, कितना तू भीख मांगती है। भीख मांगने की नौबत तो तेरी आएगी, और अगर मैं पुलिस के पास गई ना तो तेरी वकालत हवालात में बंद हो जाएगी, समझा? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारे बेटे के लिए हमें बहू चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन रवीना मेरी इकलौती बेटी है। मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। अरे मनीष, आओ बेटा। कैसे हो बेटा? वो क्या है ना, मनीष बहुत कम बोलता है। वो बहुत सिंपल रहता है, उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं होता। बहुत सीधा है मेरा बेटा। भाई साहब, अगर आप चाहे तो मनीष और रवीना को एक साथ बात करने देते हैं। जी जरूर जरूर। क्या हुआ? आप इधर उधर देख रहे हैं और एकदम चुप चुप से हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? मैं एक्चुअली आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? तो फिर आपकी मम्मी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं। वो मेरी बीवी को देख नहीं सकती ना। एक्चुअली मेरी बीवी दुनिया वालों के लिए मर चुकी है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो देखो ना कैसे स्माइल करके देख रही है। आप क्या बोल रही हैं? सच बोल रहा हूँ। सर, इस हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने ब्रेल लिपि में अपनी मम्मी के लिए बर्थडे विशेस लिखी है। तो श्यामा और रितेश का किसी ब्लाइंड पर्सन से कोई ताल्लुक? सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, पर सर रितेश के पड़ोसी ने बताया था कि उसने 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को देखा था जब निम्मी स्कूल जा रही थी। पर सर, जब मैंने निम्मी के स्कूल में चेक किया तो निम्मी 7 तारीख को स्कूल में एब्सेंट थी। और सर 7 तारीख को ही रितेश के फ़ोन पे ना किसी के कॉल्स आए, ना उसने किसी को कॉल्स किए। और सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रितेश को डेली ऑन एवरेज 50 से 60 कॉल्स आते हैं और 7 तारीख को एक भी नहीं। मतलब 7 तारीख को उसने अपना फ़ोन बंद रखा हुआ था। ये बंदा मुझे शुरू से गड़बड़ लग रहा है। और सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, रितेश एक कमला नाम की औरत के साथ फ़ोन पे रेगुलरली टच में था। शायद उन दोनों का कोई अफेयर हो। मुझे तो रितेश और श्यामा का रिलेशनशिप ही अटपटा लग रहा है। हो ना हो, रितेश की बेटी निम्मी इस केस की कड़ी है।
क्योंकि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ। और अगर निमी 7 तारीख को स्कूल नहीं पहुंची तो फिर निमी गई कहाँ? ये लो, पहन लो इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर वापस जाना है। अरे क्या करोगी घर जाकर? यहाँ तुम्हें सब कुछ तो मिलता है। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, चलते हैं पापा के पास भी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ रहकर एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स? कैसा कोर्स? क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के सामने अपना ये पागलपन दिखाने की? कितना अच्छा रिश्ता है तो तुम्हें पता है? ये रिश्ता जरूर होगा माँ, क्योंकि रवीना मुझे पसंद आई। उसके जिस्म। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं माँ, इश्क। अब वो ना भी करेगी ना, तब भी उसे उठा कर ले आऊंगा। वो लड़का मुझे कोई हॉरर फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे तो उसके साथ खड़े रहने में भी डर लग रहा था। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। अरे डरने की कोई बात नहीं, उसकी माँ ने बताया कि उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। लेकिन मैंने उससे शादी की तो वो मुझे भी बीमार कर देगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विधवा माँ की इकलौती औलाद है मनीष। शादी के बाद न चिक चिक न बक बक, राज करोगी तुम वहां पर। सर, रितेश से मेरा अफेयर ही नहीं, वो मेरे पति भी हैं। आपका पति? लेकिन रितेश की शादी तो श्यामा से हुई थी। श्यामा से उसकी तीसरी शादी हुई थी। उसकी पहली बीवी की मौत के बाद दूसरी शादी उसकी मुझसे हुई थी। तो आप श्यामा को जानती हैं? नहीं सर, मैं उसे कभी मिली नहीं। लेकिन जब मेरी और रितेश की शादी टूटी तो उसने श्यामा को फंसाया और उससे शादी की। आपकी और रितेश की शादी कब हुई थी? सर 2 साल पहले। मैं रितेश के ऑफिस में काम करती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। और तो और सर, उसकी बेटी निम्मी, उसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। जहर मिला के लाइए क्या? बस निम्मी, मैं तेरे और तेरे पापा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई और तू मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं देती। तू मुझे मारना चाहती है और मैं तेरी आरती उतारूं? चल। सर, इस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने रितेश से कहा कि मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, इसे हॉस्टल में डाल दो। लेकिन रितेश ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। तो आपने उस पर केस क्यों नहीं किया? सर, वो खुद एक लॉयर है। उसने बड़ी चालाकी से हमारे शादीशुदा होने के सारे प्रूफ मिटा दिए। और तो और उसने धमकी तक दी कि मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा पति है। अच्छा, हमें पता चला कि श्यामा की नसबंदी करवाई गई थी। क्या रितेश ने आपके साथ भी ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। सर, ये रितेश तो बहुत ही टेढ़ा निकला। एक बीवी रहते हुए उसने एक और शादी कर ली। और सर, गौर करने वाली बात यह है कि कमला की तरह श्यामा भी उसकी एम्प्लॉय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्मी के हाथों श्यामा का कत्ल हो गया और निम्मी को बचाने के लिए खुद रितेश ने निम्मी को कहीं गायब कर दी? अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूँगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या फालतू मैसेज भेजा है मुझे? इसका मतलब आप हमें मरते हुए नहीं देख सकती? मतलब आपको मेरी परवाह है? मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। पर बस एक बार मिल लीजिए मुझसे, सिर्फ एक बार। उसके बाद आप जो कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। श्यामा के अतीत से जुड़े ऐसे कई पहलू थे जिससे पुलिस अभी तक अनजान थी। रितेश ने कहा था कि श्यामा अनाथ थी, तो क्या रितेश ने पुलिस से झूठ कहा था? श्यामा की माँ अगर थी तो वो कहाँ थी? रितेश की बेटी निम्मी, वो कहाँ गायब थी? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या हुआ था श्यामा के साथ कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी नसबंदी करवाई गई थी? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी? और क्यों? सर्च वारंट है हमारे पास। चेक करो सब जगह, कहीं ब्लड के ट्रेसेस। गो। ब्लड के ट्रेसेस? दिमाग तो ठीक है आपका इंस्पेक्टर। श्यामा का मर्डर यहाँ कैसे हो सकता है? देखिए, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बेटी निम्मी गायब है, आप उसको ढूंढिए।
प्लीज़। ढूंढना तो हमारा काम है, छुपी हुई चीज़ों को, छुपाई हुई चीज़ों को ढूंढ कर बाहर निकालना। और हमें पता लगा है श्यामा से पहले आपकी शादी कमला के साथ हुई थी या नहीं? हाँ हुई थी, पर उस औरत की बात पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर। वो बहुत ही तेज औरत है। पैसे के लिए मुझसे शादी की थी उसने, और आए दिन ब्लैकमेल करके पैसे एकती रहती है मुझसे। जिस दिन श्यामा का कत्ल हुआ उस दिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, क्यों? हाँ, एक केस के सिलसिले में मैं रूरल एरिया में गया था, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। देखिए ये तामझाम आप बंद कीजिए। यहाँ पर आपको ये मेरी कैश और ज्वेलरी, मेरी कैश और इंस्पेक्टर मेरी कैश और ज्वेलरी यहाँ से गायब है। तो आपने चेक क्यों नहीं किया? कि इंस्पेक्टर मेरी बेटी निम्मी गायब है। अब उस टेंशन में मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन श्यामा तो मरी ही मिली और उसकी लाश के पास हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बची आपकी बेटी निम्मी, तो हो सकता है वही लेकर भागी हो। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। निम्मी, आज से ये तुम्हारी टीचर होगी। हाय। जो तुम्हें कोर्स करवाएगी। मुझे कोई कोर्स नहीं करना, बस मुझे घर वापस जाना है। अगर घर वापस जाना है ना, तो जो भी टीचर सिखाए वो सीखना पड़ेगा, वरना देख लेना। ऑल योर्स। हाय निमी, नर्वस मत हो। तुमने भी मेरे पापा के साथ शादी की है क्या, जो मुझे पटाने की कोशिश करी हो? जोक्स अच्छे मार लेती हो, लेकिन तुम्हें अपने लुक्स और डिक्शन पर काम करना होगा। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ये सब बहुत मायने रखता है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट? हाँ, मिस इंडिया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ? मैंने निमी की फ्रेंड पूजा है। 7 तारीख को श्यामा यहाँ आई थी और पूजा से निमी के बारे में पूछ रही थी। पूजा, वो निमी अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है, तुम्हें पता है कहाँ है? पर निमी तो आज स्कूल ही नहीं आई ना। क्या? फिर मैं और आंटी हमने निमी को बहुत जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। तुम्हें पहले ही पता था कि निमी के माँ का मर्डर हो गया है, लेकिन ये बात फिर भी तुमने हमसे छुपाई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। अगर पूजा सच कह रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि निम्मी पहले गायब हुई, उसके बाद श्यामा का कत्ल हुआ। तो मतलब श्यामा के कत्ल के तार निम्मी के गायब होने से जुड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से ये पता करना और भी ज़रूरी है कि निम्मी कहाँ है। सर, मैंने श्यामा के CDR चेक किए। 7 तारीख को श्यामा को एक फेक नंबर से फ़ोन भी किया गया था। नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं ज़्यादा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। तो मतलब पूरे चांसेस हैं कि 7 तारीख को किसी ने निम्मी को किडनैप किया हुआ, और किडनैपर्स ने एक फेक आईडी के नंबर से। सर, तो आप कह रहे हैं कि श्यामा उस दिन अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेके किडनैपर्स को देने गई होगी, और जब श्यामा किडनैपर्स को पैसे देने गई तब उसका मर्डर कर दिया गया। शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब ये पता करना ज़रूरी है कि निम्मी कहाँ है। इथिक्स नहीं, एथिक्स ऐसे प्रोनाउंस करो। एक बार बोल के बताओ। एथिक्स। सर, दुर्गानगर में। वर्मा, पूरे दुर्गानगर में पता करो, क्या 7 तारीख को श्यामा और निम्मी को वहाँ देखा गया था? ओके सर। सर, एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, श्यामा की नसबंदी क्यों की और किसने करवाई? ढूंढेंगे, अब इस केस में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वर्मा, पता करो श्यामा शादी से पहले कहाँ रहती थी, किस किस के कॉन्टैक्ट में थी, पैन इमेज की तस्वीर दो, सब जगह इसकी फ़ोटो सर्कुलेट करो। शायद कोई तस्वीर देखकर पहचान के लिए सामने आए। सर, और क्राइम सीन के पास पाउच में ये जो तस्वीरें मिली थी, इन पर कोई लीड? सर, हमारी कोशिश चालू है, पर फिलहाल कोई लीड नहीं मिली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID सब जगह चेक करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तस्वीर जरूर मैच करेगी। यस सर। पुलिस ने निम्मी के किडनैप होने की थ्योरी तो बनाई थी, लेकिन निम्मी जिन लोगों के बीच रह रही थी, क्या वो वाकई में निम्मी के किडनैपर्स थे? आखिर वो लोग क्यों और किसके कहने पे निम्मी को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? श्यामा के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव तो कर दिया था, लेकिन क्राइम सीन पर मिली वो फोटोग्राफ्स और ब्रेल लिपि में लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड का इस केस से क्या संबंध था? पुलिस को तो अभी तक इस बात का भी जवाब नहीं मिला था कि श्यामा की नसबंदी किसने और क्यों करवाई थी। तो क्या पुलिस ठीक तरीके से श्यामा के अतीत को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? हाय। मैं जीत, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसे मैंने इमेजिन किया था। और तुम बहुत ज्यादा चालाक। तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम 21 साल के हो। प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखो, तुम बच्चे इसलिए छोड़ दिया, वरना भूला मत कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाने वाला हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम इतनी कड़वी क्यों हो? चलो थोड़ा मीठा खा लो। खुशबुओं के मकान नहीं होते,
जहाँ हवा ले जाती है बिखर जाती है। आप शायरी भी कर लेते हैं? आंचल करती है। आज आंचल को तुम्हारा जिस्म और तुम्हें आंचल का नाम दे रहा हूं। आप चाहे मुझे आंचल कहे, कविता या फिर सपना, पर मैं हूँ तो आपकी वाइफ रवीना। सर दुर्गानगर में हमारे सभी खबरें एक्टिव हैं, लेकिन सर वहाँ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वहाँ पे निम्मी या श्यामा किसी को भी देखा गया हो। और जिस सूटकेस में श्यामा के बॉडी को डंप किया गया था? नहीं सर, काफ़ी रेगुलर ब्रांड का सूटकेस है और ऐसे सूटकेस मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ऐसे में ये पता लगाना कि किस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा गया सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटो में से 2 लड़कों की पहचान हो गई है। एक का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है जतिन। मैंने दोनों को थाने बुला लिया है। जी सर, ये फ़ोटो मेरा ही है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा फ़ोटो किसके पास है? वो क्या है ना सर, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, क्या पता किसी ने वहाँ से फ़ोटो निकाल ली हो। तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ब्लाइंड हो और जो ऐसे ब्रेलिपी में लिखना जानता हो? नहीं मैम, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं किसी रितेश, श्यामा या निम्मी को जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि उस पाउच में मेरी ये तस्वीर आई कहाँ से। हेलो, उसने मुझे मारा, बहुत मारा। उसने मेरा रेप भी किया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको। श्यामा को एक लड़की ने आइडेंटिफाई किया है। कौन लड़की? शालू नाम है उसका। शालू का कहना है कि श्यामा उसके साथ में सेल्स गर्ल का काम करती थी, लेकिन उसका नाम श्यामा नहीं है, शमा है। शमा? गौर से देखिए इस तस्वीर को, क्या वाकई इसका नाम श्यामा नहीं शमा है? हाँ साहब, ये शमा और मैं जेमिनी मार्केट में 1 साल काम करते थे, लेकिन साहब करीब 1.5 साल पहले उसने वो काम छोड़ दिया और फिर मैं शमा से कभी नहीं मिली। इसकी शादी हो चुकी थी। इसके पति का कहना है कि इसका नाम श्यामा था और ये अनाथ थी। नहीं साहब, उसकी माँ भी थी। आपके पास इसका कोई पुराना मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, लेकिन उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद है। कोई बात नहीं, वो नंबर दीजिए। और ये रहती कहाँ थी? वो हरिनगर में रहती थी। ये तो शमा है, ये अपनी माँ के साथ यही रहती थी। इसकी माँ भी कहाँ रहती है? इसकी माँ का तो 3 महीने पहले देहांत हो गया था। उसके बाद शमा भी कहाँ से कहीं चली गई, तब से इधर ताला लगा है। अच्छा, शमा की शादी हुई थी? नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके लड़का जरूर देख रही थी। थैंक यू। सर, शमा और श्यामा नाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद न्यूमरोलॉजी का कोई चक्कर होगा, इसलिए शमा ने अपने नाम में वाई ऐड कर दिया। लेकिन वो अपनी माँ के साथ इस घर में रहती थी। 3 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई और 6 महीने पहले उसने रितेश से शादी की, जबकि रितेश कह रहा है कि वो अनाथ थी। सर, एक 50 साल के आदमी ने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। सर, मुझे लगता है शमा और उसकी माँ पे कोई दबाव होगा शादी के लिए। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वाकई उसने अपना नाम बदला था, और अगर बदला था तो क्यों। मैं इस घर की तफ्तीश के ऑर्डर निकलवाता हूँ, तब तक रितेश को बुलाओ जरा थाने में। यस सर। उसका नाम श्यामा था, शमा नहीं, और वो अनाथ थी, और ये उसी ने मुझे कहा था। अब उसने मुझे झूठ बोला या सच, ये मुझे नहीं पता। उस दिन क्या कहा था आपने मेरे कैबिन में? यू आर ए रेप्यूटेड लॉयर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बीवी सच बोली थी या झूठ बोली थी। पर हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर? उल्टा मुझे श्यामा पे शक है। तो जिसका कत्ल हुआ उसी पे शक? कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि ये फालतू की इन्वेस्टिगेशन आप बंद कीजिए और मेरी बेटी निमी को ढूंढिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लाइए आपकी बेटी को सामने। बोलिए, निमी को कहाँ छुपा रखा? मैं क्यों छुपाऊंगा अपनी बेटी को? ये देख, लग रही है कोई एंगल से तू ही है। पूरी आइटम बॉम्ब लग रही है। देखो, तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब तुम मुझे पापा से मिला दो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत काम करना बाकी है तुम्हें अभी। अब मुझे और क्या करना होगा? वक्त आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। क्या कर रहा है तू? सवाल कम नहीं आया। कौन है तुम लोग और क्या क्या कर रहे हो?
देखो सब जगह। सर कुछ नहीं मिला। अच्छा, तस्वीर में जो बच्चा है जिसने काला चश्मा पहना हुआ, ये बच्चा कौन है? ये बिट्टू है साहब, ये ब्लाइंड है। ये अपनी माँ कुसुम के साथ यही पड़ोस में रहता था। ये और इसकी माँ काफ़ी घुल मिल गए थे शमा और उसकी माँ के साथ। अब ये दोनों कहाँ रहते हैं? पहले तो यही पास में रहते थे, काफ़ी टाइम पहले शिफ्ट कर गए। अच्छा, ये बिट्टू ब्रेल लिपि लिखना जानता था? शायद जानता हो, नुसरतगंज के ब्लाइंड स्कूल में तो जाता था। थैंक यू। तो हो सकता है जो ग्रीटिंग कार्ड हमें मिला वो इस बिट्टू ने अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा हो। जहाँ पे ये दोनों माँ बेटा किराए पर रहते थे, वहाँ के मकान मालिक से पता करो ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे। यस सर। और जिस ब्लाइंड स्कूल में बिट्टू जाता था वहाँ भी पता करो। आई थिंक इन दोनों माँ बेटे का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। सर 2 आदमी थे, मुंह पे गमछा बांधा हुआ था। लेकिन सर मुझे भी चोट लगी है और मैं बेहोश हो गई थी, तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। सर शालू ने हमें जो शमा का नंबर दिया था, मैंने उसके कॉल डिटेल्स चेक की। सर वो नंबर 3 महीने पहले तक शमा की माँ की मौत तक एक्टिव था। और सर उस नंबर पे शमा को एक महेंद्र नाम का आदमी लगातार कॉल किया करता था। ये देखिए सर, ये है महेंद्र। मिलो इस महेंद्र से, हो सकता है काम की बात पता चले। ओके सर। जी ये नंबर? जी हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है, लेकिन इसे मेरा बेटा यूज़ करता था। बेटा? जी हाँ। कहाँ है? सर ऊपर ही है, आप कहें तो बुला देता हूँ। बुलाइए। तो तुम यूज़ करते थे अपने पापा का नंबर? हाँ, मैं यूज़ करता था नंबर, पर वो फ़ोन तो खो गया। सर वो फ़ोन इसके पास ही रहता था, सारा दिन उस फ़ोन पे गेम खेलता रहता था, इसलिए वो फ़ोन खोने के बाद मैंने वो नंबर भी एक्टिवेट नहीं करवाया। अच्छा, उस नंबर से एक शमा नाम की लड़की को फ़ोन किया जाता था। शमा को तो जानती ही होगे तुम। शमा? कौन शमा? ये देखो, ये शमा है, जानते हो ना इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। सर कहाँ? मैंने उस ब्लाइंड स्कूल में बात की जहाँ पे बिट्टू पढ़ा करता था। उसने स्कूल 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था और स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू की माँ कुसुम का वही एड्रेस मिला जहाँ पे वो रहा करते थे, किराए पे। और कुसुम के घर का कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है कि उसका नेटिव एड्रेस पता चल सके। लेकिन सर स्कूल रिकॉर्ड्स में बिट्टू के फादर महेश की डिटेल्स मिली है। ये है बिट्टू का फादर महेश। और सर स्कूल के प्रिंसिपल ने वो ग्रीटिंग कार्ड भी देखा। उनका कहना है कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स से ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो ब्रेल लिपि में अपने लव्ड वंस के लिए कार्ड्स लिख सके। सर मुझे तो लगता है बिट्टू ने ये कार्ड अपनी माँ कुसुम के लिए लिखा होगा। और ये सब कुछ हमें मिला उस जगह पर जहाँ पर हमें शमा की डेड बॉडी मिली। एक काम करो, ये दोनों लड़के सचिन और जतिन, बुलाओ इन दोनों को। यस सर। इस बिट्टू को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये औरत, इसे जानता हूँ सर। ये एक मैच मेकर है और मैंने अपनी फ़ोटोज़ इसे ही दी थी। और इसी औरत ने सर मेरी शादी गरिमा नाम की एक लड़की से करवाई थी। लेकिन सर शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वो लड़की मेरे घर से सारे गहने जेवर कैश सब लेके भाग गई सर इस औरत ने मेरी शादी सुनीता नाम की एक लड़की से करवाई थी और सुनीता मेरे घर में चोरी करके भाग गई और फिर ये मैच मेकर भी गायब हो गई। तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? एक्चुअली सर बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई थी और लोगों को ये पता चलता कि शादी के बाद लड़की भाग गई है तो उनको यही लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। सर मैंने रितेश को बिट्टू और उसकी माँ कुसुम दोनों की फ़ोटो दिखाई। उसका कहना है कि उसने शमा के साथ किसी मैच मेकर के जरिए शादी नहीं की थी। शमा उसकी एम्प्लॉय थी और दोनों के बीच में लव मैरिज हुई थी। तो फिर सवाल ये है कि शमा एक ऐसी औरत का टच में क्यों थी जिसने 2 लड़कों के साथ फरेब किया, धोखाधड़ी की, और उन दोनों लड़कों की तस्वीरें हमें मिली शमा की डेड बॉडी के पास। तो जो बाकी लड़कों की तस्वीरें मिली थी
वो कौन है पता लगाओ, और कुसुम उसके हस्बैंड के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, और आसपास के इलाकों में जितने भी इस तरह के धोखाधड़ी के केसेस हुए सबकी लिस्ट बनाओ। यस सर। जहाँ पे एक मनीष नाम के लड़के और उसकी माँ आशा का मर्डर हुआ है। सर, इस मनीष ने इस रवीना नाम की लड़की से शादी की थी। सर, मर्डर के वक्त ये रवीना भी जख्मी हो गई थी और बाद में लोकल पुलिस ने पाया कि रवीना गायब है। फरीदाबाद पुलिस ने इसके पिता की भी तस्वीर दी है। और सर, इस लड़की का पिता और कोई नहीं बल्कि कुसुम का पति महेश है। सालो, तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। रवीना गुस्सा मत कर यार, तुझे पता है ना उस दिन क्या हो गया। रवीना, एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ दीदी। सर, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 23 केसेस मिले हैं जिनमें 7 अलग अलग लड़कियों ने 50 मर्दों से शादी की और शादी के बाद सब लूट करके भाग गई। लेकिन सर, इनमें से एक भी केस में अभी तक मर्डर नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह होगी? और रितेश की बेटी निमी, उसके गायब होने की क्या कहानी? निमी कहाँ गायब है? अरे वाह गिरीश, तुमने तो इस लड़की की चालधानी बदल दी। अब तो इसके लिए नया लड़का देखना पड़ेगा। सर, क्राइम सीन में मिली इन फोटोज में से 5 और लड़कों की पहचान हो गई है। जय, मुकुंद और सोम। मैंने पता किया, इन तीनों की शादियां हो गई है। लेकिन सर, अब इनकी भी बीवियां गायब हैं। और सर, ये 2 लड़के अजय और कुणाल, इन दोनों की अब तक शादियां नहीं हुई है। मुमकिन है कि कुसुम अब इन दोनों के लिए लड़का ढूंढ रही हो। ये दोनों कुसुम के अगले बकरे हो सकते हैं। इन दोनों की एक्टिविटीज़ पर नजर रखो। यस सर। नमस्ते। काव्या मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। और मैच मेकर, तू ऐसा क्या करती थी? जो लड़कियां तेरे कहने पर किसी भी लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती थी। मजबूरी और लालच सब करवा देती है सर। जो लड़कियों को पैसे चाहिए थे वो खुद हमारे पास आती थी, और जो लड़कियां मजबूर होती थी उन्हें हम पैसे का लालच देकर झांसे में लेकर उन्हें फंसा लेते थे। ये शमा और श्यामा, ये भी तेरे गिरोह में थी? हाँ सर, उसकी माँ को कैंसर था, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हमने उसे भी पैसे का झांसा दिया। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। और फिर तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठा लूँगी। जिन लड़कों की शादियाँ नहीं होती थी वो खुद हमारे यहाँ आते थे सर। पर रितेश जैसे लड़कों की पहले हम रेकी करते, बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा था। 2 शादी कर रखी थी उसने। फिर हमने शम्मा को उसके ऑफिस भेजा जॉब लेने के बहाने, ताकि वो रितेश को फंसा सके। शम्मा की नसबंदी किसने करवाई थी और क्यों? सर, शादी के कुछ दिन पहले ही हम लड़कियों की नसबंदी करवा देते थे, ताकि उन्हें बच्चा ना हो और उसे अपने परिवार से जुड़ाव ना हो। लेकिन हम शादी के तुरंत बाद लूट नहीं करते थे सर। पहले हम लड़कों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखते थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके गहने, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी। फिर हम प्लानिंग करके लूटते थे। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही शम्मा की माँ गुजर गई और उसने हमें धोखा दे दिया। कौन की बंद करो? अरे बताना, चुप क्यों खड़ी है? रितेश के घर को लूटना कब है? अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, और आज के बाद मुझे परेशान किया ना तो सीधा अंदर करवा दूँगी। हमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्चे किए, समय लगाए, और वो हमारे साथ। रितेश की बेटी निम्मी को क्यों उठाया था? तो और क्या करते सर, शम्मा को ब्लैकमेल करके रितेश का पैसा निकलवाना था, इसलिए निम्मी को उठाया था। हेलो, बहुत चालाक बन रही थी ना तुम। हमने रितेश की बेटी निम्मी को उठा लिया है। अगर तू चाहती है कि हम निम्मी को वापस कर दें, तो उसके लिए तुम्हें रितेश के सारे रुपये, पैसे, गहने हमें ला के देने होंगे, नहीं तो निम्मी बेमौत मारी जाएगी। नहीं, तुम मुझसे कुछ मत करना,
मैं सारा कैश और ज्वेलरी लेके आती हूँ। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं सारी कैश और ज्वेलरी ले आई हूँ। निम्मी को प्लीज़ छोड़ दो। पता नहीं मेरा पाउच वहाँ कैसे गिर गया, वरना क्या पकड़ी नहीं जाती। निम्मी कहाँ है? ठीक है बच्चे, हाँ हाँ। हनी ट्रैप के तो हमने अब तक बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन औरतों के गैंग और उनके द्वारा की गई वारदातों का ये एक चौंकाने वाला केस था, जिसमें 9 औरतों के द्वारा की गई फेक मैरिजेस और धोखाधड़ी के 50 से भी ज्यादा मामले सामने आए। अंदेशा लगाया गया है कि इसके आंकड़े 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं और इस गैंग से जुड़ी हुई कई महिलाओं की आज भी तलाश है। लेकिन श्यामा उर्फ शमा इस गैंग की एक मजबूर लड़की थी जो कि गुनाह के रास्ते पर निकल तो पड़ी थी, लेकिन जब उसने वापस लौटने का सोचा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गुनाह का रास्ता शुरू में भले ही कितना भी सरल लगे, लेकिन उस पर बढ़ाए हुए एक एक कदम की आगे चल के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपराध जितना जघन्य होगा उसे सुलझाने में उतना ही वक्त लगता है। एक सर्वे के अनुसार 25% क्राइम केस 2 महीने के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के 75% क्राइम केस या तो क्लोज हो जाते हैं या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसे क्राइम में क्रिमिनल बहुत चालाक होते हैं और क्राइम करने से पहले ही बचने के रास्ते तैयार रखते हैं। लेकिन विक्टिम का क्या, उनके परिवार वालों का क्या? उनके हजारों सवाल मरने वाले के साथ ही चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपके सामने क्राइम पेट्रोल सतर्क का। हर बार जब कोई नया सुराग मिलता पुलिस उस एंगल से केस की जांच करती, पर इसके बावजूद भी पुलिस असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई थी और हर बार एक डेड एंड पर जाकर खड़ी हो जाती थी। आखिरकार पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। तो क्या थी इस केस की सच्चाई और वो दूसरी हत्या जो हमने अभी देखी, वो लड़की कौन थी? उसका और उसकी हत्या का इस केस से क्या कनेक्शन था? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इतना आसान नहीं है कार्तिक, एक बार जुर्म साबित हो जाए तो सजा होना पक्का है। पर पापा अगर वो खुद ही मान ले कि उन्हें साइन को फौज किया है तो सजा कम तो हो सकती है ना? मुश्किल है। पुलिस को फोन कर और सिटी हॉस्पिटल बुला। जी बाबा। अरे व्हाट बॉय, जल्दी जल्दी। सर मैंने ही आपको फोन किया था। मुकेश जी को हॉस्पिटल लाते वक्त हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पर इससे पहले कि उनका स्टेटमेंट पूरा होता वो बेहोश हो गए। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? सर मेरा नाम कार्तिक ठाकुर है। मैं अपने पापा प्रवेश ठाकुर के साथ एमजी रोड से जा रहा था। नलिन ने मुझ पर ये क्या कह रहे हैं मुकेश? सुरेश और नलिन? मैं पैदल जा रहा था, वो लोग रास्ते से आए और गोली चला दी। नलिन ने बड़ी कंपनी से। किसका आइडिया था? मुकेश जी। और सर अगर वो नहीं भी बोलते ना तो मैं उनका स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करता अपनी सेफ्टी के लिए। सर ये उनका वॉलेट है, चेक करो। सर हमने उनकी फैमिली को फ़ोन कर दिया है, उनके बेटे और वाइफ आते ही होंगे। गुड। शर्मा और इंस्पेक्टर साहब कैसे हो गया ये सब कुछ? वो ठीक तो है? आप शांत हो जी, जरा मेरे साथ आइए। ये मुकेश जी ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि उनके पार्टनर सुरेश और नलिन उन्होंने उन पर हमला किया है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। आप बता सकती हैं उनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा था क्या? इंस्पेक्टर साहब इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कभी मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, और सच कहूँ तो मैंने भी कभी उनसे पूछा नहीं। लेकिन ये सुरेश और नलिन
इनके साथ तो इनकी अच्छी पड़ती थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैसे कर सकते हो सर? डॉक्टर साहब अब कैसे है वो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर एक सब क्या हो गया? सर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको स्टेटमेंट लेनी है तो आप बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मुकेश जी, ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग देखिए। आप बिना प्रेशर लिए सिर्फ इशारे में बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया अपनी मर्जी से? मतलब आपके पार्टनर्स सुरेश और नलिन, उन्होंने आप पर गोली चलाई? हाँ, मेरे पार्टनर ने गोली मारी और उन्हें आप बाहर जाइए। नर्स बैग नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब क्या हो रहा है? कैसे? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ? I'm sorry, he's no more. शर्मा, ये बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ और सुरेश और नलिन दोनों का अरेस्ट करो तुरंत। कैसे कर सकते हो? इतनी रात को कौन आया? सुरेश गुप्ता। जी, मैं ही सुरेश गुप्ता हूँ। पर बात क्या है? हम आपको अरेस्ट करने आए, घर की तलाशी लो। अरे एक मिनट, अरेस्ट किस लिए? मुकेश अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में। क्या? मुकेश का मर्डर? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मुकेश का मर्डर हुआ है एमजी रोड। मरने से पहले उसने तुम्हारा और सुरेश गुप्ता का नाम लिया। गुप्ता, पूरा घर चेक करो। मैडम। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति मुकेश जी को सपने में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई प्रूफ है कि मेरे पापा ने किया है? आप वारंट लेके आइए। हमें हमारा काम पता है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में बाधा मत डाली। मैडम, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला और घर में दूसरा कोई है भी नहीं। फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मैं बैचलर हूँ, इसलिए अकेला रहता हूँ। चलो। क्या कर रही है? सर रुकिए सर। मुकेश का खून तूने किया ना? बोल बोल। मैंने बताया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। आवाज कम कर, झूठ बोल रहा है तू। वीडियो देखा ना तूने? मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? हाँ? लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? कल रात को मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी में था। मेरे कजन के बेटे की बर्थडे पार्टी थी रेस्टोरेंट में। हमारे अलावा वहाँ 30 लोग और भी शामिल थे। आप चाहे तो उन सबसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा ना मैं वहां नहीं था। आवाज नीची करके बात कर। अरे मैडम, मैं कल शाम 8 बजे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मैं रात में 1 बजे निकला हूँ वहां से और सीधा अपने घर आया हूँ। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से हॉस्पिटल की पेमेंट की है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मुकेश ने कहा था कि कंपनी का 10 लाख रुपया तूने हड़पा है, उसका क्या? पैसे हड़पने का तो सवाल ही नहीं होता सर। पैसे मैंने नहीं बल्कि मुकेश ने लिए थे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए, अपने दूसरे बिजनेस को बचाने के लिए। उसने कहा था कि वो 6 महीने में सारे पैसे लौटा देगा। इनफैक्ट उसने पोस्ट डेटेड चेक भी दिए थे और ये सारे पॉइंट उसने स्टैम्प पेपर में मेंशन किए थे। और तूने ऐसा क्या किया था मुकेश के साथ जो इससे भी बुरा था? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात की मैं कसम खा सकता हूँ। हम तीनों पिछले 15 साल से पार्टनर्स हैं और हमारे बीच में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट
हम तीनों तो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये एलीट बिल्डर हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये कंपनी हम उन्हें सेल कर दें, तो तुम लोग अपने अपने शेयर निकाल लो। मुकेश, हम पार्टनर्स हैं, हम इकट्ठा मिलकर फाइट करेंगे। हाँ मुकेश, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जब तुम लोगों में इतना ही भाईचारा था तो मुकेश ने तुम दोनों पे इल्जाम क्यों लगाया? सर वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर उसने ये बात कही है। किसके दबाव में? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उस दिन हम दोनों एमजी रोड पर थे ही नहीं। सर सुरेश के बयान को वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। उस रात सच में वो बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में वो साफ नजर आ रहा है। रात के 1 बजे वो वहां से अपनी बीवी और बच्चे के साथ निकला था, तो सर चांस ही नहीं है कि रात 12 बजे वो एमजी रोड पे हो। सर परवेश और कार्तिक को लगभग 12 बजे के आस और उस वक्त नलिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था बिल पे करने के लिए। हमने हॉस्पिटल और बैंक दोनों से वेरीफाई किया, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो एमजी रोड गया। सर एक चांस ये है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को यूज किया। हाँ, लेकिन मुकेश ने अपने बयान में साफ साफ सुरेश और नलिन का नाम लिया है कि उन दोनों ने उस पर गोली चलाई है, किसी और ने नहीं, और दोनों के पास बाइक भी है। लेकिन अभी तुम दोनों ने कंफर्म किया कि वो दोनों वहां थे ही नहीं। सर हो सकता है ये मुकेश झूठ बोल रहा हो। हाँ, लेकिन एक मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? एक काम करो, ये परवेश और कार्तिक, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और ये मुकेश की फैमिली के बारे में पता करो। आपस में इनमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? मुकेश के पेरेंट्स तो 10 साल पहले ही गुजर गए थे और मुकेश अपने पेरेंट्स के इकलौते थे। कल रात तुम कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था और फिर राहुल, राहुल, तेरे पापा को गोली लग गई है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल से फोन आया, चल जल्दी से। मैं तो बस किचन का काम खत्म करके सोने ही जा रही थी, अचानक कार्तिक का फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुकेश तो डिनर करके बाहर वॉक करने गए थे। सुरेश और नलिन को कैसे पता चला कि मुकेश रात को डिनर के बाद बाहर वॉक करने जाने वाले? तो आपको भी लगता है कि सुरेश और नलिन ने मुकेश को मारा है? आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर? I mean, मुकेश ने अगर कहा है तो सच ही कहा होगा ना, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। सर करीब 10 फीट की दूरी से मुकेश के कंधे पे गोली चलाई गई। गोली की ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ है। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। कॉल रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर का कनेक्शन नहीं निकला। सर शूटिंग का कोई आई विटनेस भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में है। रुको, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मैं 2 मिनट ही बात करना चाहती हूँ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना ना आपने? मुकेश की वाइफ। हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है कि आप नलिन और सुरेश को छोड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? हेलो। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुकेश जी का स्टेटमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट से मैच नहीं करता और उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन सर आप भी जानते हैं, खून हुआ है मेरे पति का। कुछ भी कीजिए, हाथ छोड़ रही हूँ आपके आगे। जिसने भी मेरे पति को मारा वो मुझे इंसाफ चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर इस परवेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये परवेश ट्रिनिटी बिल्डर्स का मेन लॉयर हुआ करता था 1 साल पहले था, लेकिन किसी बात को लेकर मुकेश ने उसे कंपनी से निकाल दिया। पर ये बात इस परवेश ने हमसे क्यों छुपाई कि वो मुकेश अग्रवाल को जानता था? सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि मैं आपको बताता कि मैं मुकेश जी को जानता था। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया? आप खुद एक लॉयर है ना, आपको कम से कम हमसे नहीं छुपाना चाहिए था। हमसे तो सच्चाई बताते हैं। जी बिल्कुल सही, पर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इसकी वजह से मुझ पर शक भी होगा, पर आपका ये शक बेबुनियाद है। उस रात मैं और मेरा बेटा कार्तिक मेरे क्लाइंट के यहाँ शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे थे पवन बाग से। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 10 मिनट की थी।
मगर लौटते वक्त एक ट्रक की वजह से पूरा रास्ता जाम था, तो हमने बीच का रास्ता लिया, तो हमें करीबन 15 मिनट लगे। और सर मेरे पास वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी है, ये देखिए सर। आप गनीमत समझिए कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको तो हम पर शक होता। अच्छा एक बात बताइए, मुकेश ने आपको अपने कंपनी से क्यों निकाला था? एक्चुअली सर एक डिस्प्यूटेड लैंड था जिस पर 5-6 अलग अलग पार्टीज का हक। मुकेश जी चाहते थे कि मैं इलीगली वो ज़मीन उनके नाम पर करवा दूँ। अरे वो 5-6 लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उन्हें डरा धमका के भगा दूंगा मैं। वो अपना क्लेम वापस कर लेंगे, तो मैंने उसे तैयार करो। नहीं मुकेश, ये सब इलीगल है, नहीं करूँगा। तो आज के बाद तुम्हारी जरूरत भी नहीं है मुझे, तुम जा सकते हो। सर मुकेश जी ने अपने छोटे से लालच की वजह से 10 साल पुराना रिश्ता 1 मिनट में तोड़ दिया, तो मैंने भी कंपनी छोड़ दी और कभी पलट कर नहीं देना। सर अगर मुझे ही बदला लेना होता तो मैं इतना लंबा इंतजार क्यों कर, बताइए आप। सर परवेश ने जो कहानी बताई थी वो करेक्ट है। वो लोग उस रात सच में शादी में गए हुए, शादी के वीडियो फुटेज में वो लोग साफ नजर आ रहे हैं। और सर उस रात हाईवे पे सच में ट्रैफिक जैम था जैसे परवेश ने बताया था, इसीलिए उन्होंने अंदर का रास्ता लिया। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की, सब सच बोल रहे। 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और सभी संदिग्धों पर नजर रखने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुकेश की केस फाइल बंद करने के 6 महीने बाद, यानी कि मुकेश के मर्डर के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ठंडे बस्ते में पड़े मुकेश मर्डर की केस को रीओपन करा दिया। हेलो पुलिस स्टेशन। पूजा चेक करो सर। इन एविडेंस बैग में डालो। सर एंट्री होल से लगता है कि क्लोज रेंज से 2 बुलेट चलाई गई। और सर शायद इस लड़की की कल या आज मौत हुई है। इसके साथ कोई सेक्स या रेप का साइन तो नहीं है। और सर लड़की के पास से ऐसे कुछ नहीं मिला है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। सर जिस आदमी ने हमें बताया था उसने कहा था कि वो एक सेल्समैन है। बंगला किसका? सर ये तो नहीं पता चल पाया है कि जगह काफ़ी सुनसान है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो घर है वो भी 500 मीटर दूर है और वो भी बंद। आसपास की बस्ती में जरा पता करो ये बंगला किसका। सर दीवार के पास पड़ा था। हो सकता है ये मोबाइल इस लड़की का हो। इस मोबाइल को लैब में भेजो और अनलॉक कराओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका नाम साक्षी व्यास है। और ये फ़ोन जो उस बंगले में मिला था अनलॉक हो गया, ये फ़ोन उसी का है। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम देखिए। 3+ बिल्डर्स ऑफिस, मुकेश अग्रवाल सर, सुरेश गुप्ता सर, नलिन सुखाने। मुकेश अग्रवाल मर्डर केस। हाँ सर, और जिस बंगलों में हमें साक्षी व्यास की बॉडी मिली वो भी 3+ बिल्डर्स के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इन दोनों पार्टनर से फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जी हम साक्षी को जानते हैं, हमारे यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। मर्डर हुआ है उसका, वो भी आपकी कंपनी के बंगले में। क्या मर्डर हो गया? जी। लेकिन कल तो ऑफिस आई थी, आज नहीं आई, तो हमें लगा कि शायद अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली होगी। साक्षी की माँ नूतन बीमार रहती है, वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती है। अच्छा एक बात बताइए, उसे कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा था? नहीं। उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं ऑफिसर, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो बाहर क्या करती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ व्यवहार में अच्छी थी और काम भी अच्छा करती थी। उसके घर का एड्रेस दीजिए और हाँ आपके स्टाफ से पूछताछ करनी है। हाँ श्योर। साक्षी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी आपसे कोई बात की है? नहीं सर, वो अपने आप में रहती थी, कभी किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। साक्षी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते सर। सही है ना? क्या हुआ सर? वो हमें साक्षी की माँ से मिलना है। नूतन जी तो बिस्तर पे है,
और उनकी बेटी साक्षी ऑफिस में होगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? साक्षी का मर्डर हुआ। क्या? हे भगवान, नूतन जी का क्या होगा? साक्षी तो कितनी प्यारी बेटी थी। मेरे पास इमरजेंसी चाबी उन लोगों ने देके रखी है, मैं अभी लेके आती हूँ। सर ऊपर प्लीज। गुप्ता, डॉक्टर को फोन करो। सर। पूजा, जरा आस पड़ोस में साक्षी के बारे में पता करो। सब आप आइए। हाँ जी, आप ठीक है? पानी पियेंगे? भगवान साक्षी जैसी बेटी सबको दे। इतना साल से उसकी माँ बीमार रहती थी कि 3 साल पहले उन्होंने बिस्तर ही पकड़ ली, पर साक्षी, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो साक्षी से कहा भी था कि अपनी माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दी। माँ की सेवा मेरे जैसे और कौन करेगा रंजना आंटी? और जब तक मैं हूँ, मैं किसी और से माँ की सेवा क्यों करवाऊँ? क्या साक्षी को कोई परेशान करता था, या फिर किसी से लड़ाई हुई हो, या फिर उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं नहीं मैडम, हमारा मोहल्ला तो बहुत सेफ है और साक्षी को नूतन जी की सेवा और उसकी नौकरी में से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो वो कोई अफेयर बफेयर करे। तो इसका मतलब ये साक्षी एक आइडियल बेटी थी, एक अच्छी पड़ोसी भी थी। हाँ सर, मेरी राजीव सर से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि साक्षी ऑफिस में भी बहुत अच्छे से काम करती है। सर लेकिन अजीब बात यह है कि साक्षी के ऑफिस में साक्षी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और उससे अजीब बात यह है कि साक्षी के बैंक अकाउंट में कभी भी 3+ बिल्डर्स से कोई पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हमने जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो एक पेमेंट आई थी जो मटर्निटी क्लिनिक को की गई थी। जरा पता करो ये पेमेंट क्यों की गई थी। जी मैम, 2 महीने पहले साक्षी व्यास ने यहाँ पे अबॉर्शन करवाया था। कंसर्न किसने दिया था? उसकी मदर नूतन व्यास, जो उसको यहाँ पे अबॉर्शन के लिए लेके आई थी। सर मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो औरत साक्षी के साथ अबॉर्शन के लिए गई थी वो 3+ बिल्डर्स के ऑफिस की एक एम्प्लॉई है। उसका नाम ज्योति है। ये तुम लोगों की कंपनी में चल क्या रहा है? साक्षी एम्प्लॉय थी ना आपकी, फिर उसके बैंक अकाउंट में एक भी सैलरी डिपॉजिट क्यों नहीं हुई? आप सही कह रहे हैं सर, हमारे पास उसकी सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसे सारी पेमेंट कैश में होती थी। क्यों? क्योंकि साक्षी का पूरा पैसा उसकी माँ की दवाइयों और उसके इलाज में जाता था। तो उससे क्या? वो इसलिए कि साक्षी नहीं चाहती थी कि उसकी सैलरी का एक भी पैसा टैक्स में कटे। अच्छा, कमाल की कंपनी चला रहे हैं आप लोग। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए सारी कंपनी के रूल आप ताक पर रख देंगे। आइए, ये आप ही के एम्प्लॉय है ना? ये मोहतरमा साक्षी के साथ हॉस्पिटल गई थी उसकी माँ बनके उसका अबॉर्शन कराने के लिए, जबकि साक्षी का कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। सीधे सीधे और साफ साफ बताइए, ये चल क्या रहा है आप लोगों की कंपनी में? बोलिए। सर, एक दिन छुट्टी वाले दिन हम दोनों किसी काम से ऑफिस आए थे, तो हमने देखा कि मुकेश ने हमें बताया था कि उसका साक्षी के साथ अफेयर है। इसलिए साक्षी ने जब कैश पेमेंट की बात की तो हम दोनों मना नहीं कर पाए। सर, हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। ये मुकेश मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एंगल तब सामने नहीं आया था। सर, साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 4 मार्च को 4 से 6 बजे के बीच हुई, और सर 2 बुलेट्स फायर की गए, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए और उसकी मौत हो गई। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से साक्षी को मारा गया था उसी गन का इस्तेमाल हुआ था मुकेश को मारने के लिए भी। मतलब साफ है कि साक्षी और मुकेश मर्डर केस आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे पास जितने भी एविडेंस है मुकेश मर्डर केस के वो सारे इकट्ठा करो। हम मुकेश मर्डर केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर, सर, कोर्ट ने मुकेश अग्रवाल मर्डर केस को रीओपन करने की मंजूरी दे दी है। वेरी गुड, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकेश अग्रवाल के घर चलते हैं।
अलका अग्रवाल से मिला? नहीं है, बाहर गई है। तुम कौन हो? नीति अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल की बेटी। लीजिए, आ गई आपकी अलका मैडम। आइए, आप ही का इंतजार था। देखिए ना, आपसे मिलने कौन आया। क्या पता भगवान की इच्छा रही तो आज आपको साथ में ले जाओ। नीति, अपने कमरे में जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखने से तो अच्छा है कि मैं अपने रूम में ही बैठूं। इंस्पेक्टर साहब, नीति के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नीति मुकेश और मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा की बेटी है। मुकेश ने प्रेरणा को 6 साल पहले डिवोर्स देके मुझसे शादी कर ली थी, इसीलिए नीति थोड़ा चिढ़ती है मेरे से। तो फिर ये राहुल? राहुल तो 22 साल का है। दरअसल मुकेश और मेरे रिलेशन के बारे में हमने प्रेरणा को कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन 6 साल पहले प्रेरणा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और प्रेरणा ने मुकेश से डिवोर्स ले लिया। उसके बाद डिवोर्स देकर वो नीति को भी यतीम बनाकर जाने कहाँ चली गई। और नीति उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थी और उसे ये लगता था कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। और नीति भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ड्रग्स में फंसती चली गई। मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, वो कहाँ है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब तक मुकेश जिंदा थे वो हर महीने प्रेरणा को कुछ पैसे भेजा करते थे। तो मुकेश का अफेयर तो उसकी कंपनी की अकाउंटेंट साक्षी के साथ भी था, उसका भी ख्याल रखते थे वो। साक्षी? कौन साक्षी? माफ कीजिए, मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं है। मैं नहीं जानती इस लड़की को कौन है ये। झूठ क्यों बोल रही है? सबको पता है कि मेरा बाप कितना घटिया और कितना गिरा हुआ इंसान। निधि, तू चुप कर। सर, मेरे बाप ने पहले इस कमीनी के लिए मेरी माँ को छोड़ा और फिर तीसरा अफेयर चलाया साक्षी के साथ, और जैसे ही इसको पता चला इसने। खबरदार जो मुझसे झूठ खाता, सब समझ में आ रहा है मुझे। कौन है ये साक्षी? उसी की वजह से आजकल संडे को भी आपको ऑफिस में काम आ जाता है। ऑफिस में वर्कलोड है तो काम करूंगा ना। झूठ मत बोलिए मुझसे। यही एक्सक्यूजेस तुम प्रेरणा को दिया करते थे मेरे लिए। आज वही झूठ आप साक्षी के लिए मुझे बोल रहे हो। आप साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जाने नशे में क्या क्या इमेजिन करती रहती है। और सच तो ये है कि ये तो हमेशा यही चाहती थी कि हम लोगों में हमेशा झगड़े होते रहे। झूठ बोलना बंद करो। सर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो श्रावण से पूछ लीजिए। नीति, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली पड़ी है तू? घर बर्बाद मैंने किया या तूने हमारा घर बर्बाद किया? सर मानना पड़ेगा, बड़ी अजीब फैमिली है। शर्मा, इस राहुल और इसकी मालका दोनों पे नजर रखो, और साथ ही इस नीति पर भी, क्योंकि हो सकता है इस नीति ने नफरत, लालच या फिर नशे में ये सब किया हो। इस नीति की CDR लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, जरा पता करो ये नीति मुकेश के मर्डर वाली रात को कहाँ थी, क्योंकि हो सकता है कि नीति और उसकी माँ प्रेरणा ने मिलकर ही मुकेश को मारा हो। तो इस प्रेरणा से भी मिलना पड़ेगा। साहब, नीति मेरे करीब कभी थी ही नहीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे कोई रोके टोके या उसे ये बताए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं, यानी कि मैं। जब मुकेश ने मुझे छोड़ा तो नीति के इसी बिहेवियर के कारण मुझे नीति को छोड़ना बहुत आसान हो गया था। आपको मुकेश अग्रवाल के मर्डर के बारे में पता है? साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स पता था। मुकेश की मौत की खबर महीनों तक टीवी पे चली थी, और मेरे लिए तो मुकेश उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अलका के लिए मुझे छोड़ा था। लेकिन साहब, मैंने मुकेश को एक ही शर्त पर डिवोर्स दिया था कि नीति की जिम्मेदारी अब उसकी जिम्मेदारी रहेगी। पर आज मैं एक बिजनेसमैन करण शर्मा की पत्नी हूँ। मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ साहब। मेरे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुकेश और साक्षी के कत्ल में एक ही माउजर गन का इस्तेमाल हुआ था या फिर 2 अलग अलग लोगों ने कत्ल किया था,
और अगर ऐसा था तो फिर दो अलग कातिल एक ही हथियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पुलिस के सामने जो तथ्य आ रहे थे उनसे साफ पता चल रहा था कि मुकेश एक दोगले किस्म का आदमी था और उसका कैरेक्टर भी साफ नहीं था। वही तथ्यों से लग रहा था कि साक्षी एक विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ। सर, साक्षी को मारने का मोटिव अलका के बेटे राहुल के पास था, लेकिन साक्षी और राहुल के बीच में कांटेक्ट हुआ हो ऐसा कोई लीड हमें मिला नहीं। नीति के कांटेक्ट लिस्ट में ज़्यादातर नंबर्स ड्रग पेडलर्स के। हमें ऐसा लगा कि शायद नीति ने उनका इस्तेमाल किया होगा मुकेश को मारने के लिए, लेकिन ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। और ये सुरेश और नलिन, इनका क्या? नहीं सर, साक्षी के मर्डर के वक्त इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन बंगले के पास की नहीं थी। सर, कहीं ये केस मुकेश मर्डर केस की तरह ठंडा ना पड़ जाए। सर, बंगले के पास वाले घर में एक विधवा रहती है, नारायणी। उसने पहले भी 1-2 बार साक्षी को उस बंगले में आते हुए देखा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। नारायणी का कहना है कि लड़के की और साक्षी की उम्र लगभग बराबर की होगी, लेकिन वो कह रही थी कि दोनों में बहुत झगड़े होते हैं और शायद 4 तारीख को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई होगी। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। आजकल के बच्चे कितने लड़ते हैं। कहीं ये लव एंगल तो नहीं है? नारायणी ने उस लड़के की शक्ल देखी थी? हाँ सर। स्केच बनवाओ सर। और शर्मा, तुम साक्षी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, उसमें पता करने की कोशिश करो ये साक्षी किसी लड़के के रेगुलर टच में थी क्या? सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर। नूतन व्यास को होश आ गया है, मुझसे बात कर सकते हैं। वेरी गुड। नमस्ते सर, आप लोग? साक्षी कहाँ है? साक्षी ने हमें यहाँ भेजा है। उसने कहा है कि आप घर चलिए, मैं आती हूँ, तब तक आपसे बातें करते हैं। साक्षी के बारे में कुछ बताइए ना। साक्षी तो लगता ही नहीं मेरी बेटी है। उसने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल दिया होता। ऐसा लगता है मैंने नहीं, उसने मेरी परवरिश की। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके रहते मुझे अपने स्वर्गवास पति की कभी याद नहीं आई। बहुत ही खुश मिजाज, जिंदा दिल और हंसमुख है मेरी बेटी, लेकिन उन दोनों कमीनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किन्होंने? उसके मालिक मुकेश और सुरेश ने मेरी फूल सी बच्ची के साथ जो किया, भगवान करे मेरी शर्मा, इस सुरेश को अरेस्ट करने की तैयारी करो। बोल, साक्षी को क्यों मारा? नहीं मारा मैंने साक्षी को। ये ऐसे नहीं बताएगा, जरा इसकी और खातिरदारी करो तब बताएगा। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि उस दिन जब मैंने साक्षी और मुकेश को साथ में देखा था तो मेरी नीयत खराब हो गई थी। बस मुझे लगा जब वो मुकेश के साथ सो सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उसे किसी काम में उलझाए रखा, और जब सब ऑफिस से चले गए और उसके और मेरे अलावा ऑफिस में कोई नहीं बचा, तब सर ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स मेल कर दी। सर मैं निकलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या जाने की? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन खुश तो करती हूँ ना। हुँ? आज रात मुझे खुश कर दो। क्या कहती है? सर मैं मानता हूं कि मैंने साक्षी का कई बार फायदा उठाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। एक मजबूर लड़की को उसकी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर तूने ब्लैकमेल किया। भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि साक्षी को तूने नहीं मारा, लेकिन ये कंफर्म है तूने उसे एक्सप्लॉइट किया। यही रखो इसे। सर,
सर नारायणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो साक्षी के साथ उस बंगले में आता था। ऐसा लग रहा है देखा है मैंने इसे, पर फिलहाल पहचान में नहीं आ रहा। हाँ देखा था। साक्षी के सीडीआर को चेक किया। सुरेश के बेटे आर्यन और साक्षी के बीच कई बार बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी के मर्डर वाले दिन भी आर्यन ने साक्षी को फोन किया था। यस, ये आर्यन है। शर्मा ये देखो इसका हेयर स्टाइल। आर्यन ही वो लड़का है जो साक्षी से मिलने वो कंपनी के बंगले में जाता था। एक सेकेंड, पापा ऑफिस में नहीं है और ना ही नलिन अंकल। तेरे पापा तो ऑलरेडी हमारे मेहमान हैं, और अच्छा है नलिन में यहाँ नहीं है, क्योंकि तेरे से सवाल करते तो खामा-खा अड़ंगा लगाता। क्या मुझसे सवाल? क्यों? केबिन में बात करें? केबिन में क्यों? यहीं कीजिए, सबके सामने। ठीक है, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो यही पूछ लेते हैं। साक्षी को तू कितनी अच्छी तरह से जानता था? साक्षी मैं नहीं जानता था। झूठ बोलता है। इस कंपनी में एम्प्लॉय थी वो और बोलता है नहीं जानता। हाँ मतलब मैं उसे एम्प्लॉय की तरह जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं। तो फिर कंपनी के बंगले में उससे क्यों मिलने जाता था? एक सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ ही मत बोलिए आप। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आई विटनेस है हमारे पास, जिसने तुझे और साक्षी को उस बंगले में कई बार देखा था। 4 मार्च को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, तेरे फोन की लोकेशन उसी बंगले के पास की है। बोल, क्यों मारा साक्षी को? क्यों मारा? बताओ वरना यहीं हड्डियां तोड़ूंगा मैं तेरी, वो भी सबके सामने। बोल। और क्या करता मैं सर? मैंने उस साक्षी को कितनी बार वार्न किया, उससे भीख तक मांगी कि वो मेरे पापा से नहीं मिले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मेरी माँ उसकी वजह से कितना परेशान हो रही थी। नहीं, कहाँ था मतलब? ऑफिस में तो नहीं थे। सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ क्या? बाहर मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, ऑफिस में साक्षी के साथ मीटिंग के लिए जगह नहीं मिलती तो बाहर मीटिंग करते हो। हाँ, बोलो वरना क्या? अरे बात तो पूरी करके जाओ, वरना क्या? ये हमारी घर की हर रोज की कहानी हो गई थी सर, तो हमने सोचा कि हम इस झगड़े को सुलझा देते हैं। तो हमने साक्षी को कंपनी के बंगलों में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये घटिया काम करिए, तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की इलाज के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम बस मेरे पापा का पीछा छोड़ दो बस। तो उस बंगले के पास में रहने वाली नारायणी को लगा कि तुम दोनों की लड़ाई दो प्यार करने वालों की नोकझोंक है, और तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी ना? साक्षी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, इसलिए उसने पापा से मिलना बंद नहीं किया। दिन पे दिन मेरे घर के हालात और खराब होते जा रहे थे, तो फाइनली मैंने गन का सहारा किया। गन कहां से मिली? पापा की कार की सीट से। मुकेश अंकल की मौत के अगले दिन जब मैं हर रोज की तरह जॉगिंग पे जा रहा था, इसलिए पापा के डर से मैंने उस गन को सेफ जगह छुपा दिया। लेकिन सर स्ट्रेंजली पापा ने कभी उस बारे में जिक्र ही नहीं किया। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं पापा को ही मार दूं मैं, लेकिन पापा को मार के मेरी माँ को विधवा बना के सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक आखिरी बार साक्षी को मिलता हूँ, और हम फाइनली 4 मार्च को 6 बजे मिले। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है यही बोलो, और मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ ले और मेरे बाप से मिलना छोड़ दे। तो तू अपने बाप से क्यों नहीं बोलता कि वो मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दे? मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता है और मैं उसकी। चुप हो जा, झूठ बोल रही है तू। तूने फंसाया मेरे बाप को, पैसों की भूखी है तू। तो अपने बाप से जाकर पूछना, हो सकता है तेरी माँ को ऐसे ही फंसा के लेकर आया हो, जबरदस्ती शादी की हो, और तेरी माँ ने भी उसके साथ पैसों के लिए शादी की हो, है ना? सर मैं किसी गन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं है। झूठ मत बोल। तेरे बेटों को तेरी गन तेरी कार में से मिली थी।
और फॉरेंसिक से ये साबित हो चुका है कि वो वही गन थी जिससे मुकेश को मारा गया था। अब झूठ मत बोल और सच बता। मैं सच बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं पता कि मेरी कार में गन कहां से आई। सर अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि गन कहां से आई। शर्मा, कहीं ये सुरेश सच तो नहीं बोल रहा है? कोई सचमुच में ही सुरेश को मुकेश के मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा हो? सर जब ऑफिस में पूछताछ की थी तो वहां के लोगों ने कहा था कि ऑफिस की कार तीनों पार्टनर्स यूज करते हैं और एक एक्स्ट्रा चाबी ऑफिस में भी होती है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो कातिल इन तीनों पार्टनर्स की फैमिली में से ही कोई है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच उन चाबियों तक थी। उसने मुकेश का मर्डर किया और गन इस सुरेश की कार में प्लांट कर दी। कौन हो सकता है ऐसा? पुलिस ने साक्षी के कातिल को ढूंढ लिया था, अपनी माँ की खुशियां वापस लौटाने के लिए, बिना ये सोचे कि इस कदम से उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर सवाल अभी भी वही था कि मुकेश का कातिल कौन है। पुलिस की हर संभव कोशिश एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करने का सोचा, और तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे पुलिस ने पहली बार गलती से नजरअंदाज कर दिए थे। इसमें साफ साफ तो लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को जो गोली मारी गई वो सीधी नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बड़ी भूल हमसे हुई कैसे? सर ये बात तो मैंने आपको बताई थी, इसमें भूल कैसे? भूल यही है कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुकेश अग्रवाल की हाइट 6 फीट की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे लगभग 10 फीट दूर से गोली मारी गई और गोली की ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ थी। जनरली लोग जब शूट करते हैं तो वो चेस्ट पे निशाना लगाते हैं, लेकिन मुकेश को गोली शोल्डर पे लगी। इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था जो सिर्फ 10 फीट की दूरी से सही निशाना नहीं लगा पाया। शर्मा, जरा शोल्डर को एम करो और शूट करो। वेरी गुड। गुप्ता, अब तुम वहां जाओ और शोल्डर को एम करके शूट करो। सर करेक्ट। शर्मा, जरा इधर आओ। ये देखो, ये वो टारगेट है जो तुम्हारी बुलेट से हिट हुआ। वो एकदम सीधी बॉडी के पार हुई है। और गुप्ता ने जो शोल्डर पे गोली शूट की उसकी ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जिसने भी शूट किया है उसकी हाइट मुकेश की हाइट से काफी कम थी। गुप्ता, तुम्हारी हाइट कितनी है? सर मेरे 5 फुट 8 इंच। शर्मा, हमारे सस्पेक्ट्स में से किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है? जरा पता लगाओ। सर मुकेश मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट, सुरेश, उसकी पत्नी काजल, उसका बेटा आर्यन, मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, उसकी बेटी नीति, मुकेश की पत्नी अलका और वो लॉयर परवेश और उसका बेटा कार्तिक, किसी की भी हाइट मुकेश की हाइट से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है या बहुत कम है। किसी की भी हाइट परफेक्ट 5 फुट 8 इंच नहीं है, वो सिर्फ तेरी है। बता, क्यों मारा अपने फादर को? मैंने अपने पापा को नहीं मारा। तो रो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मारना था, उन्हें तो बस एक गोली में घायल करना था। मतलब गोली तू नहीं चलाई? ये सब पापा का ही आइडिया था। मैं आप पे गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है, ताकि मैं ये इल्ज़ाम उन सुरेश और नलिन पे लगा सकूं। उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर रखी ऑफिस में। एक बार वो दोनों अरेस्ट हो गए ना, पूरी कंपनी हमारी होगी। ज़िंदगी में इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? पर साक्षी का क्या? आप उसे छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा उसे मैं। प्रॉमिस। पापा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मेरे पास सुरेश अंकल के कार की डुप्लीकेट चाबी भी थी और मैं वहां चला गया जहां पापा ने मर्डर का प्लान किया था। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है कि यहाँ आधी रात को भी ट्रैफिक होता है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई कार पास होती है। सिटी हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात, सुरेश का घर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पापा, मुझे डर लग रहा है बहुत। कर पाऊंगा क्या? तो तेरे पापा मुकेश को कैसे पता था कि सुरेश की कार वहां खड़ी है? पापा को पता था कि सुरेश अंकल पार्टी जा रहे हैं और वो पार्टी जाकर जरूर ड्रिंक करेंगे।
और सुरेश अंकल जब ड्रिंक करते तो अपनी गाड़ी नहीं चलाते। ये मुकेश का लालच ही था जिसने उसकी सोच पे पर्दा डाल दिया था। मुकेश का कातिल खुद मुकेश ही था। मुकेश ने प्लान तो अच्छा बनाया था, पर 10 मिनट की देरी ने पुलिस ने राहुल को अपने पिता के प्लान में साथ देने और फिर शूटिंग के लिए गिरफ्तार किया। मुकेश के प्लान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में चूक नहीं हुई होती तो ये केस शायद पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन इस केस की नियति कुछ और थी। पुलिस को न सिर्फ दोनों कत्ल में माउजर गन का कनेक्शन मिला, बल्कि ये केस भी उसके अंजाम तक पहुंचा। लालच बुरी बला है, संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के इस नए अध्याय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।